चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पृष्ठ तनाव के बारे में। पृष्ठ तनाव और पृष्ठीय ऊर्जा क्या होती है, इस वीडियो में हम जानेंगे। इससे पहले मैं द्रवों के एक और गुण श्यानता के बारे में डिस्कस कर चुका हूं, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में काफ़ी कुछ पढ़ाया है। स्टोक्स लॉ, रेनॉल्ड्स संख्या, ये सभी क्या होते हैं वो उससे संबंधित है। यदि वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो उनको भी देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी और इसको समझने में काफ़ी क्लियरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है पृष्ठ तनाव। पहले इसको जानते हैं कि होता क्या है। ठीक है, जैसे मैंने बताया ये भी एक द्रवों का गुण होता है। ठीक है, ये ऐसा गुण होता है जो कि द्रव के अपने पृष्ठ या सतह के क्षेत्रफल को कम करने का प्रयास करता है। ठीक है, इस गुण के कारण कोई भी द्रव होगा उसको अपना पृष्ठ जो होगा वो उससे क्षेत्रफल को अपने को कम करना चाहेगा। जैसे एक बारिश की बूंद होती है, ठीक है, या पारे की बूंद होती है, वो क्या करती है, गोल होती है। गोल किस लिए होती है? क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण उसका जो सरफेस है वो अपने क्षेत्रफल को कम करना चाहेगा। आप जानते हैं कि गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो सबसे कम होता है मुकाबले किसी स्क्वायर या दूसरी बॉडी के। ठीक है, तो गोले का जो क्षेत्रफल होता है कम होता है, इसीलिए जो पारे की बूंद हुई या बारिश की बूंद हुई ये सभी क्या होती है, गोल होती है, जिसके कारण उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है। और ये किस गुण के कारण होता है? ये पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। और पृष्ठ तनाव का सूत्र होता है, पृष्ठ तनाव बराबर होता है F/L। F क्या है? बल है। L क्या है? उसकी सतह की लंबाई है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। बल का मात्रक न्यूटन, लंबाई का मात्रक मीटर, तो न्यूटन प्रति मीटर पृष्ठ तनाव का मात्रक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं पृष्ठीय ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, हम जानते हैं कि जैसे ये एक पात्र है, ठीक है, इसमें द्रव भरा है, इसमें अनेक अणु हैं, ये बहुत सारे, ठीक है, हजारों लाखों अणु हैं। ठीक, इसकी सतह पर भी कुछ अणु होंगे। हम दो अणुओं पर विचार करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, संपूर्ण इसके द्रवों के बारे में पता लग जाएगा। कैसे? पहले एक अणु लेते हैं हम अंदर, जो कि द्रव के भीतर है, और दूसरा अणु लेंगे जो कि सतह पर है। ठीक है, इन दोनों की अलग अलग ऊर्जा देखेंगे क्या होती है। ठीक, पहले हम देखते हैं कि जो द्रव के अंदर अणु होता है, ठीक है, उस पर क्या होता है, उसके चारों ओर के जितने भी अणु होते हैं वो एक बल लगा कर रखते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उस पर एक नेट बल कार्य करता है जो कि शून्य होता है। ठीक है, इसी प्रकार से द्रव के भीतर जितने भी अणु होते हैं वो सभी क्या करते हैं, एक दूसरे को इसी फोर्स से बांधे रखते हैं। ठीक है, जब बांधे रखते हैं तो उनमें क्या होगी, ऊर्जा अधिक नहीं होगी। ठीक है, अधिक नहीं होने का कारण क्या है, जैसे ही हम उसको गर्म करेंगे तो वो इतनी आसानी से वाष्पीकरण में नहीं जाएगा। ठीक है, तो उसको क्या है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ से वाष्पीकरण करने के लिए या अपना उसको स्थान छोड़ने के लिए। ठीक है, इन अणुओं को बिखेरने या वाष्पीकृत करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, वाष्पीकृत करने तो वाष्पन की ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होगी। ठीक, पानी के लिए यदि वाष्पन की ऊर्जा की बात करें तो यह 40 किलो जूल प्रति मोल होता है, यानी कि एक मोल अणु को बाहर निकालने के लिए 40 किलो जूल ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं, ये कोई अंदर पानी के अंदर या द्रव के अंदर का अणु है। इसके चारों ओर ये बहुत सारे अणु हैं जो कि एक दूसरे से क्या है, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस अणु को अट्रैक्ट कर रहे हैं जितने भी ये सभी अणु हैं। इसी प्रकार एक नेट बल कार्य करेगा जो कि क्या होगा, शून्य होगा। इसी प्रकार से यह एक दूसरे से बंधे रहते हैं, इसीलिए इनको बाहर निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। इसीलिए हम इनको अधिक ऊर्जा देते हैं ताकि ये बाहर निकल सके और वाष्प के रूप में जा सके। ठीक, इसके अलावा हम दूसरे अणु की बात करते हैं जो कि द्रव की सतह पर होते हैं। जैसे ये मैं बताया, कुछ अणु अंदर होते हैं, कुछ अणु ऊपर सतह पर भी होते हैं। ठीक है, जो अणु सतह पर होते हैं, ठीक, उन पर क्या करेगा, केवल नीचे की ओर ये, ठीक है, नीचे की ओर ही एक बल कार्य करेगा जो कि नीचे के अणुओं के द्वारा लगेगा, वो खींचते हैं उसको नीचे की तरफ। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, ये सतह जो होती है वो कम क्षेत्रफल होना चाहती है। ठीक है, क्योंकि नीचे के जो अणु हैं वो उसको अंदर की तरफ खींचते हैं, यानी कि एक पृष्ठ तनाव के कारण ऊपर की सतह जो है वो कम होना चाहती है। ठीक, जो ये ऊपर का अणु है, ठीक है, ये भीतर के अणु की तुलना में इसको आधे ही अणु घेरते हैं, जिसके कारण क्या होता है, अणुओं पर लगने वाला बल भी भीतर के अणुओं की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, और इसके पास अधिक ऊर्जा होती है। अधिक ऊर्जा का मतलब क्या है कि खुद की ऊर्जा काफ़ी अधिक है, अगर हम उसको थोड़ी सी ऊर्जा और देते हैं तो वो अपना स्थान छोड़कर वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो भीतर के जो अणु हैं उनके मुकाबले इनके पास अधिक ऊर्जा होती है, अर्थात इनको वाष्पीकृत करने के लिए, पूर्ण रूप से बाहर निकालने के लिए वाष्पन की ऊर्जा की
आधी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जो भीतर का अणु है उससे कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है इनको बाहर निकालने के लिए, क्योंकि इनके पास खुद की भी ऊर्जा होती है। ठीक है, क्योंकि अधिक ऊर्जा होती है इनके पास, थोड़ी सी अगर ऊर्जा और दे दिया तो ये वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि द्रव के भीतर का जो अणु होता है उसको बाहर निकालने के लिए यानी कि वाष्प के रूप में परिवर्तित करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। किसके मुकाबले? जो कि सतह पर अणु होता है उसके मुकाबले। ठीक है, और जो द्रव के भीतर का अणु होता है उसके पास कम ऊर्जा होती है और जो सतह पर अणु होता है उसके पास अधिक ऊर्जा होती है। इसलिए सतह के अणु को बाहर निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और वो आसानी से वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। जैसे आप इसमें देख सकते हैं ये कि एक सतह का अणु है। ठीक, इसको नीचे की ओर अणु खींच ले, क्योंकि ऊपर तो कुछ इसके द्रव है ही नहीं, इसलिए ऊपर की ओर कोई बल लगेगा ही नहीं इस पर। ठीक है, तो केवल नीचे की ओर इस पर बल लगेगा जो कि भीतर के अणु के मुकाबले कम होगा। ठीक है, इसी कारण क्या होगा है, सतह का क्षेत्रफल क्या है वो अपने आप को कम करने का प्रयत्न करता है। इसी कारण क्या होता है, वर्षा की बूंद या पारे की बूंद जो होती है वो गोल होती है, क्योंकि पृष्ठ तनाव जो होता है वो अपने सरफेस एरिया को कम करने का प्रयास करता है। जैसे ये एक और चित्र है, इसमें देख सकते हैं ये सतह पर अणु है, इस पर नीचे की अणुओं द्वारा ये बल लग रहा है। ठीक है, ऐसी ये भीतर जो अणु है इस पर बल लगा रहे हैं। ठीक, तो ये स्थिति आप देख सकते हैं जब सतह पर होगा अणु और भीतर होगा। ठीक है, इन दोनों में काफ़ी अंतर होगा मुकाबले एक दूसरे के। ठीक है, तो इनसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे ये एक द्रव है भरा हुआ। ठीक, और ये क्या है, एक प्लेट है। ठीक, जब ये एक प्लेट है, इस प्लेट को यदि हम खिसका दें, डी दूरी तक खिसका देंगे। ठीक, तो इससे क्या होगा, इसका ये क्षेत्रफल पहले इतना था, अब बढ़कर कितना हो गया, इतना। ठीक है, बढ़ा कैसे, क्योंकि हमने इस पर कुछ कार्य किया, और जब हम कार्य कर रहे हैं तो कार्य क्या होगा, इसमें अतिरिक्त ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ठीक, उसी को हम इसी से निकालेंगे। तो अब एक बड़ा बताता हूँ आपको कैसे निकालते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि द्रव के पृष्ठ के साथ उसकी ऊर्जा संबंधित होती है। ठीक, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने बताया था, और अधिक पृष्ठ उत्पन्न करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो पृष्ठ होता है वो पृष्ठ तनाव के कारण अपने सरफेस एरिया को कम करके रखता है। ठीक है, क्योंकि उससे कुछ ऊर्जा संबंधित होती है, इसलिए उसका सरफेस एरिया कम रहता है। ठीक है, और उसको अधिक पृष्ठ उत्पन्न करने के लिए यानी कि उसका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, हमें अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसी को इसमें हम समझते हैं। मान लिया एक छड़ है जिसको हमने डी दूरी तक हटाया, जैसे अभी बताया मैंने। ठीक है, ऐसा करने से फिल्म का क्षेत्रफल बढ़ गया, जो बताई थी ये। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ के यहाँ आ गया। ठीक है, और जब इसका क्षेत्रफल बढ़ गया तो इसमें आंतरिक निकाय की ऊर्जा बढ़ जाती है, इसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, जिससे क्या हुआ, हमने आंतरिक बल के विपरीत कार्य किया है, और जो ये कार्य किया है वो ही इसकी आंतरिक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक, और मान लिया हमने एफ बल लगाया है। ठीक है, जिसके कारण किया गया कार्य क्या होगा, एफ डी कोस थीटा। किया गया कार्य किसके बराबर होता है, बराबर बल गुणा विस्थापन। ठीक है, एफ डी इज इक्वल टू एफ डी, एफ डॉट डी इज इक्वल टू एफ डी। ठीक, तो ये क्या आ गया, कार्य, क्योंकि हमने उसका क्षेत्रफल बढ़ाया है। अब जब हमने फिल्म पर कोई कार्य किया है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में रूप में संचित हो गया, तो अतिरिक्त ऊर्जा क्या हुई, उसकी क्या हुई, सरफेस टेंशन, यानी कि उसका पृष्ठ तनाव इनटू उसका फिल्म का क्षेत्रफल। देखे ये क्या है, जो इसका क्षेत्रफल बढ़ने के बाद जो एरिया आया वो। ठीक है, अब ये क्या है, एक आयत की तरह है, एक तो ये फिल्म बन रही है। ठीक, एक ये फिल्म बन रही है। ठीक है, तो इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। इसकी लंबाई कितनी है, एल, और इसकी चौड़ाई कितनी है, डी। ठीक है, तो इसकी डी एल हो जाएगा और इसका डी एल हो जाएगा, यानी कि 2dl इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी कि पृष्ठ तनाव गुणा क्षेत्रफल बराबर कार्य, किया गया कार्य। ठीक, तो एस इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एफ डी अपॉन 2dl। ठीक है, डी से डी कट जाएगा, जैसे यहाँ आ गया, ये डी से डी कट गया, एफ अपॉन 2l आ जाएगा। यानी कि सरफेस टेंशन बराबर आ जाएगा किसके, बल बटे लंबाई के। यानी कि सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव बराबर आ गया, लगाया गया बल बटे उसकी
लंबाई में परिवर्तन हुआ। ठीक है, जो उसकी लंबाई में परिवर्तन हुआ और बल, इन दोनों के अनुपात के बराबर आ जाएगा क्या? पृष्ठ तनाव। अब इससे कंक्लूजन क्या निकल कर आया? ठीक है, जो पृष्ठ तनाव होता है वो द्रव तथा किसी अन्य पदार्थ के बीच अंतरा पृष्ठ के तल में प्रति एकांक पर लंबाई पर लगने वाला बल है। ठीक है, तो H क्या है? F/2L। ठीक है, वो यही कह रहा है कि द्रव तथा किसी अन्य पदार्थ के बीच अंतरा पृष्ठ के प्रति एकांक लंबाई, यदि हम L बराबर 1 ले लें तो एकांक लंबाई पर लगने वाला बल यानी कि H=F हो जाएगा। तो पृष्ठ तनाव जो होता है वो द्रव या किसी अन्य पदार्थ के अंतरा पृष्ठ के तल में प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल होता है। ठीक है, अब देखिए कि सहसंजक बल क्या होता है। सहसंजक बल होता है जब दो समान प्रकार के कणों के या सतहों के एक दूसरे से चिपकने की प्रवृत्ति को सहसंजन कहते हैं और इनके बीच लगने वाले को सहसंजन बल कहते हैं। जैसे द्रव की दो बूंदें लें, ठीक है, तो उनको एक दूसरे से चिपका दें, ठीक है, तो उनके बीच क्या लगेगा? सहसंजक बल लगेगा, क्योंकि समान प्रकार के कण हैं उनके और समान ही सतह है उनकी। ठीक है, तो इसलिए उनके एक दूसरे से चिपकने की प्रवृत्ति को सहसंजन कहा जाएगा और उनके बीच लगने वाले बल को सहसंजक बल कहा जाएगा। इसके विपरीत है असंजक बल। दो विभिन्न प्रकार के कणों या सतहों से एक दूसरे से चिपकने की प्रवृत्ति को आसंजन कहते हैं और इनके बीच लगने वाले बल को आसंजक बल कहा जाता है। ठीक है, जैसे जल हुआ और कांच हुआ। ठीक है, जल की बूंद को कांच के प्लेट पर डाल दिया तो उनके बीच जो बल लगेगा वो असंजक बल लगेगा, क्योंकि उनके कणों के प्रकृति जो है वो अलग अलग है। ठीक है, उनके चिपकने की प्रवृत्ति को आसंजन कहेंगे और उनके बीच लगने वाले बल को आसंजक बल कहेंगे। ठीक है, जो द्रव होता है वो कांच की सतह को गीला कर देता है और पारा जो होता है वो पारा कांच की सतह को गीला नहीं करते, यानी कि इससे नहीं चिपकता, इसलिए उनके बीच क्या लगता है? आसंजक बल लगता है। इसी कारण से पारा कांच की उसको नहीं भिगोता। अब पृष्ठ तनाव का मापन कैसे करते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, ठीक है, इस वीडियो की। तो इसको मापने के लिए हम, जैसे आप ये चित्र देख सकते हैं, ठीक है, इसके द्वारा हम इसको मापेंगे। इसके लिए हमने क्या किया, एक कांच की प्लेट है, ये वाली कांच की प्लेट, ठीक है, और इसके नीचे एक पात्र है जिसमें पानी भरा हुआ है। ठीक, इसके क्या करेंगे, शुरू में हम, ये एक तुला है जिसको हम तराजू बोलते हैं। ठीक, सबसे पहले इस प्लेट को, कांच की प्लेट को जल से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। ठीक, जब ऊपर रखेंगे और इधर वेट रखकर बैलेंस कर लेंगे जब तक ये दोनों संतुलित हो जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो ये पात्र है द्रव से भरा हुआ, इसको हम थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे और कांच की प्लेट का जो निचला हिस्सा है, ठीक है, उसको छुआ देंगे, किससे? पानी से। ठीक, जिसके कारण क्या होगा, पानी में क्या है? पृष्ठ तनाव है और पृष्ठ तनाव के कारण ही क्या होगा, कांच की प्लेट नीचे खींचने लगेगी। जब ये कांच की प्लेट नीचे खींचेगी तो ये वेट ऊपर की ओर जाएगा और जब वेट ऊपर की ओर जाएगा, इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए हमें इधर एक्स्ट्रा वेट रखना पड़ेगा। जब ये बैलेंस हो जाएंगे उस स्थिति में हम क्या करेंगे, पृष्ठ तनाव निकालेंगे। कैसे? क्योंकि हमने अतिरिक्त भार, एक्स्ट्रा वेट कितना रखा? W। ठीक है, तब द्रव और वायु का अंतर पृष्ठ तनाव, क्योंकि द्रव नीचे है और इन दोनों के बीच क्या है? वायु, इनके बीच का अंतर पृष्ठ तनाव क्या होगा? SL। ठीक है, SLA, L मतलब लिक्विड, A मतलब एयर। ठीक है, लिक्विड और एयर के बीच लगने वाला पृष्ठ तनाव किसके बराबर होगा? W/2L। ठीक है, अब आप कहेंगे कि S बराबर सरफेस टेंशन बराबर तो होता है F/2L। ठीक है, तो यहाँ W कैसे ले लिया? W ऐसे लिया, आप जानते हैं कि F = mg होता है। ठीक है, A होता है न्यूटन के नियम से, लेकिन यदि हम गुरुत्व बल की बात करें तो G यानी कि गुरुत्वीय त्वरण लगेगा यहाँ, तो F = mg होगा और mg क्या है? भार भी होता है। ठीक, तो इसलिए हम इसको F ना कह के W कह रहे हैं। ठीक है, यानी कि वेट। ठीक है, जो वेट हमने उस पर रखा है उसको बैलेंस करने के लिए। ठीक, तो यहाँ W की वैल्यू रख दी 2mg, तो mg/2L, यानी कि सरफेस टेंशन किसके बीच? लिक्विड और एयर के बीच। ठीक है, तो ये सरफेस टेंशन आ जाएगा लिक्विड और एयर के बीच में। ठीक, पृष्ठ तनाव इससे ज्ञात कर लेंगे। m वो द्रव्यमान है जो कि हमने उसको बाद में बैलेंस करने के लिए रखा है। L क्या है? उस कांच की प्लेट की निचली लंबाई है। ठीक, G हम गुरुत्वीय त्वरण जानते ही हैं। इन तीनों का यदि मान हमें पता है तो हम सरफेस टेंशन की मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा हमने क्या ज्ञात किया? सरफेस टेंशन, यानी कि पृष्ठ तनाव हमने ज्ञात कर लिया। कैसे?
अतिरिक्त द्रव्यमान निकाल कर, कांच की प्लेट की लंबाई निकाल कर, ठीक। और जी का मान गुरुत्वीय त्वरण का हमें पता ही है 9.8 होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक। इसमें मान रखेंगे तो सरफेस टेंशन का मान निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट्स करके भी बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हमारे